किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? तो किस अधिनियम द्वारा? 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था 1935 अधिनियम में। अंग्रेजों ने अखिल भारतीय अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल 321 धाराएं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल 321 धाराएं, कुल 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थीं। 321 धाराएं हैं, 10 अनुसूचियां थीं। 321 धाराएं हैं, 10 अनुसूचियां थीं। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था जिसका निर्माण ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नरों प्रांतों तथा देशी रियासतों से मिलकर बनना था, लेकिन लागू नहीं हो सकी क्योंकि देशी रियासतों का संघ में शामिल होना वैकल्पिक था, अनिवार्य नहीं था। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई थी। 1937 में लागू हुई। 1937 में लागू हुई। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 से 6 विधानमंडलों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाकर इसे हजनों तक विस्तृत किया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1935 वाले से। एक संघीय न्यायालय 1937 में एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की व्यवस्था की गई। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया। संघ सूची, राजसूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राजसूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राजसूची, समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास थीं। निम्न में से किस एक ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। ऑस्टिन विशुद्ध विधि विधान के प्रवर्तक थे। ऑस्टिन का मत था कि राजनीतिक सत्ता कुलीन या संपत्तिमान शक्तियों के हाथों में पूर्णतः सुरक्षित रहती। उनका विचार था कि संपत्ति के अभाव में बुद्धि और ज्ञान अकेले राजनीतिक क्षमता नहीं दे सकते। जी ऑस्टिन ने ही भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। जी ऑस्टिन ने ही भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था। भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था। भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर। भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे जबकि चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। मॉन्टेग्यू भारत सचिव था जबकि चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय। संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ? संविधान सभा का प्रथम सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। कहाँ पर हुई? 9 दिसंबर 1946 को कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली में हुई। 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई। कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। न्यू दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। कौंसिल चैम्बर
के पुस्तकालय भवन में, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया। काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, जहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान की बैठक हुई। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? गवर्नर जनरल का जो पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के अंतर्गत। 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के अंतर्गत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल का पद पहली बार बनाया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने 1773 के एक्ट से। ठीक है। धातव्य है कि 1833 के अधिनियम के तहत 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1833 के एक्ट के द्वारा बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1833 के एक्ट के थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ पर क्या था? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है। और 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था 1833 के एक्ट के तहत। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का, लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत का। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत में सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता बंगाल में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। भारत में सर्वप्रथम रेगुलेटिंग अधिनियम 1774 द्वारा कलकत्ता में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। माले मिंटो सुधार 1909 का प्रमुख प्रावधान कोई नहीं है। मालो मिंटो सुधार 1909 का प्रमुख प्रावधान कोई नहीं है तो कौन नहीं है? डी। केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं इसमें। ठीक है। विधान परिषदों के आकार में वृद्धि। ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत। ठीक है। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन विधि, ये भी ठीक है। विधान परिषदों के आकार में वृद्धि 1919 वाले में। ठीक है। केंद्रीय विधान परिषदों में सहकारी बहुमत, ये भी ठीक है। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, ये भी ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं, ये नहीं, इसमें भी था, ये भी था। माले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत माले मिंटो सुधार 1909 कब आया? 1909 में आया। माले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का स्थान प्राप्त था, जिनकी संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई।
कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की? कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की, बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके? ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रखे। तो कौन सा अधिनियम था? 1784 का ईस्ट इंडिया अधिनियम। 1784 का ईस्ट इंडिया अधिनियम। 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड नामक एक नए निकाय का गठन किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी दीवानी, सैनिक और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण कर सके। इस अधिनियम ने प्रशासनिक सुविधा के लिए अपनी कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। 1784 के अधिनियम, ईस्ट इंडिया अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए? ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो बी ऑप्शन ऐड हो जाएगा, 1813 के अधिनियम। 1813 के अधिनियम के द्वारा 1 लाख रुपए दिए गए भारत के। 1813 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान और स्थानों विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा विज्ञान की उन्नति के लिए खर्च करें। 1813 के चार्टर एक्ट में अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि होगी? अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि होगी? अधिनियम में किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि होगी? चार्टर अधिनियम 1833 में। चार्टर अधिनियम 1833 में कहा गया कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि होगी। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक नए कानूनी सदस्य की वृद्धि की गई तथा वह कानूनी सदस्य लॉर्ड मैकाले था। कौन था? लॉर्ड मैकाले था। वो कानूनी सदस्य कौन था? लॉर्ड मैकाले। कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया? कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया? नन ऑफ, कोई नहीं यहाँ पर। तो 1833, 1831, 1861 कौन सा था? 1773 के रेगुलेटिंग के दोषों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री पिट द पंगर ने 1784 में ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करवाया जिसे ईस्ट इंडिया एक्ट, इसी के नाम से ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के रूप में जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश शब्द का प्रयोग किया। साथ ही कंपनी के वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। पिट्स द पंगर। 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1861 के अधिनियम में दिया गया। गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1861 के अधिनियम में। प्रांतों के स्थानीय विषय के संबंध में कानून का निर्माण करना गलत। उत्तरदायी शासन की स्थापना करना गलत। गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार वो 1861 के अधिनियम में दिया गया। 1861 के अधिनियम में
दिया गया। 1861 के अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने इस अधिनियम ने मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की। इस अधिनियम ने मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्ति पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की, किंतु सभी प्रांतों को यह अधिकार नहीं दिया। कहाँ पर? मद्रास और बम्बई में। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866, 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। 1862, 66, 97 इसके तहत भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन किया गया। इसके तहत भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन किया। 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में की गई। इसके तहत उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में की गई। 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई। 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर हुई? इलाहाबाद में। 1866 में 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर हुई? कलकत्ता और इलाहाबाद में हुई। कहाँ पर हुई? इलाहाबाद में हुई। इलाहाबाद में 1866 में। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? महारानी की घोषणा 1858 को। महारानी की घोषणा 1858 को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार। महारानी की घोषणा 1858 को। 1858 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहते हैं। भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र 1858 के भारत शासन अधिनियम को कहते हैं। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। ठीक है, महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय हो गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर क्या हो गया? भारत का वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। इसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन भी किया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। यह एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले 1898 को क्या कहा गया? भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र किसे कहा गया? महारानी की घोषणा 1858 को भारतीय स्वतंत्रता का पत्र कहा गया। और इसके तहत गवर्नर जनरल को उठाकर वायसराय बनाया गया और नाम रखा गया। और लॉर्ड कैनिंग को पहला भारत का वायसराय बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्था प्रथम बार प्रारंभ की गई? भारत में किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1861। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ की गई हैं? 1861 में। भारत परिषद अधिनियम 1861 से ही संवैधानिक विकास के दौरान संसदीय प्रणाली का सूत्रपात माना जाता है। 1861 के अधिनियम द्वारा संवैधानिक विकास के दौरान संसदीय प्रणाली का सूत्रपात 1861 से ही माना जाता है। ये घातक है कि इस अधिनियम द्वारा कार्यकारी परिषद के विधायी कार्यों के लिए कुछ गैर सरकारी सदस्यों के लिए स्थान सुनिश्चित किया गया। यहीं से भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्थाओं का शुभारंभ किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब
में क्रमशः 1862, 66 और 97 विधान परिषदों का गठन किया गया। 62, 66 और 97। 62 62 बंगाल और उत्तर पश्चिम में 66 और 97 पंजाब। 97 पंजाब। 62 में बंगाल, 66 में उत्तर पश्चिम और 97 में पंजाब में। किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली प्रारंभ की? सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली प्रारंभ की 18 भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909 किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली आरंभ की? तो ये कौन सा हो गया? ये ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1919। मंडल वाली बात आए तो यहाँ पर सांप्रदायिक, भारत में पहली सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मिंटो मार्ले सुधार कहते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मिंटो मार्ले सुधार द्वारा भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रारंभ हुआ। भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। भारत के लिए उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। भारत के लिए उच्चायुक्त का पद 1919 के अधिनियम के अंतर्गत रखा गया। 1919 के अधिनियम के द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था राज्य परिषद और एवं राज्य परिषद और विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है, कौन से वाले से? 1919 वाले से। वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन का सिद्धांत प्रस्तावित कर दिया। इन कानून ने संपत्ति कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इसके तहत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके तहत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके तहत इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया। यह आयोग 1928 में भारत आया था। साइमन आयोग कब आया भारत में? 1928 में आया। साइमन आयोग भारत में 1928 में आया। इसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इसका कार्य 10 वर्ष अपना कार्य करने के बाद रिपोर्ट जारी करना था। और यहाँ पर 1919 में क्या क्या हुआ? इसके अंतर्गत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग को गठन। इसने पहली बार केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग कर दिया गया। ठीक है, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थीं। कौन सी बातें थीं? तो सी ऑप्शन, ए और बी। प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए। ठीक है, सुशासन की संस्था का विकास किया जाए। 1919 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाना तथा स्वशासन की संस्थाओं का विकास करना अर्थात उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। प्रशासन में भारतीयों के संपर्क के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य कौन होंगे? भारतीय होंगे। 3 सदस्य कौन होंगे? भारतीय होंगे। 3 सदस्य कौन होंगे? 3 सदस्य भारतीय होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है?
भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्न दिया था, गलत। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे, गलत। क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकार प्रश्न किए थे, गलत। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन दिया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन दिया था। नेहरू रिपोर्ट ने मूल अधिकारों के लिए सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा नियुक्त नेहरू समिति 1928 ने जिस भावी संविधान के स्वरूप की संस्तुति की थी उसमें मौलिक अधिकार निहित थे। सन 1946 में कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्वीकार किया था कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की लिखित गारंटी देना आवश्यक है। कैबिनेट मिशन ने इन अन्य बातों के साथ साथ मौलिक अधिकारों पर भी रिपोर्ट देने के लिए एक सलाहकार समिति के गठन की सिफारिश की थी। कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है तो क्या देश के लिए लिखित संविधान ये नहीं था, ठीक है। बाकी विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदार प्रतिनिधि एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना, क्या नहीं था। देश के लिए लिखित संविधान के बारे में बात नहीं कही गई थी। 1935 के अधिनियम में ये बात नहीं कही गई थी। देश को एक लिखित संविधान देने का विचार, देश को एक लिखित संविधान देने का विचार क्रिप्स मिशन में किया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। कब आया? 1942 में, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय रियासतों को एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाए गए। वे विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। विधानमंडल में कुछ सरकारी सदस्यों का मनोनयन भी इस अधिनियम की विशेषता थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा? किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। दास्ता का एक नया अधिकार पत्र 1935 के अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का एक नया अधिकार पत्र और अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी। कैसा पत्र है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का एक नया अधिकार, अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक, अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी, जिन्होंने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बतलाया। क्रिप्स मिशन को उत्तरीय चेक की संज्ञा गांधी जी ने दी। क्रिप्स मिशन को उत्तरीय चेक की संज्ञा गांधी जी ने दी। क्रिप्स मिशन को उत्तरीय चेक की संज्ञा किसने दी? गांधी जी ने दी। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? तो कब पारित किया? जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? जुलाई 1947 में पारित किया। जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रारंभ किया। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया और सम्राट के हस्ताक्षर के पश्चात उसी दिन से ये अधिनियम प्रवर्तन में आ गया। 18 जुलाई 1947 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? सितंबर 1946 में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में किया गया। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थे, किंतु बाद में 26 अक्टूबर 1940 को मुस्लिम के 5 सदस्य शामिल करते हुए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 5 जुलाई 5 सदस्य, ठीक है। तो 26 अक्टूबर 1940 को
भारत सर यहाँ पर होगा सूची। भारतीय परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे देख ले रहा है। भारत परिषद अधिनियम 1919 माल्य मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909 मिंटो माल्य सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भार रूपों से प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, भार रूपों से प्रांतों को स्वायत्तता दी गई 1935 वाले से, परंतु वास्तव में समस्त कार्यकारी शक्ति गवर्नर के पास ही थी। लखनऊ समझौता 1916 में, लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लोगों में हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्वि शासन पद्धति आरंभ की गई थी। प्रांतों में द्वि शासन पद्धति किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई? 1919 अधिनियम द्वारा, 1919 अधिनियम द्वारा, 1919 अधिनियम द्वारा। 1935 द्वारा भार रूपों, 1935 द्वारा भार रूपों, भार रूपों द्वारा, भार रूपों द्वारा क्या हुआ? 1935 द्वारा भार रूपों से प्रांतों को स्वतंत्रता दी गई थी। लखनऊ समझौता 1916 में कानपुर और लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लोगों के लिंग के बीच हुआ। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ 1916 में हुआ था। माउंट बैटन योजना आधार बनी, माउंट बैटन योजना आधार बनी, तो ये देश के विभाजन का, माउंट बैटन योजना देश के विभाजन का आधार बनी, देश के विभाजन का आधार बनी माउंट बैटन योजना। माउंट बैटन योजना 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें दोनों डोमिनियन और भारत और पाकिस्तान राजनीतिक समस्या के समाधान के देश के विभाजन को आवश्यक माना। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना के प्रस्तुत की, जिसमें दो डोमिनियन भारत और पाकिस्तान राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए देश के विभाजन को आवश्यक माना। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अधिनियम प्रावधान। भारत परिषद अधिनियम 1892 यू विस्थापकों के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार। भारत परिषद अधिनियम 1909 चार प्रांतीय विस्थापकों के गैर सरकारी बहुमत सी। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्था। भारत सरकार अधिनियम 1935 दो केंद्र में द्वैध शासन। 1935 केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में क्या हो जाएगा? द्वैध शासन हो जाएगा। तो भारतीय परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1892 में क्या हुआ था? व्यवस्थापका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार। 1892 व्यवस्थापका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार। भारत परिषद अधिनियम 1909 में प्रांतीय व्यवस्थापकों को गैर सरकारी बहुमत। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्था। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वैध केंद्र में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन। कथन है, भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, गृहीत संविधान कहा जाता है। ए आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ये दोनों बातें सही पर स्पष्टीकरण सही नहीं। भारत संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। भारत संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। भारतीय संविधान के मूल स्रोत विदेश के संविधान से ग्रहण किया गया, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा एवं स्वदेश संघ के संविधान प्रमुख हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ, संघीय भाग लागू नहीं हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ, क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए थे। निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह अधिकथित
शामिल था कि आधे राज्य संघ में शामिल होने के लिए सहमत होते थे। भारत को एक संघ बनाया जा सकता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय विभाग लागू नहीं हुआ क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी राष्ट्र संघ में शामिल होने को इनकार। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव था वो संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव था वो संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव था वो संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया, ठीक है। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया। फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। भारत एक सविचार। तो भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, एक कैसा प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक समाज है, समाजवाद से बंधा हुआ है। बिल्कुल लोकतांत्रिक गणतंत्र है, एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक समाज है, समाजवाद से बंधा हुआ है। तो सभी सही है। भारत एक लोकतांत्रिक है, प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने की बात करता है। लोकतांत्रिक आधारित व्यवस्था में भारत एक लोकतांत्रिक समाज में परिगणित हुआ है। भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? B.N. राव। भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता श्री B.N. राव थे। सभा के वरिष्ठ सदस्य सचिदानंद सिन्हा को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर को B.N. राव को संवैधानिक परामर्शदाता माना जाता है। संवैधानिक परामर्शदाता नियुक्त किया B.N. राव को। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति की जो नियुक्ति थी वो 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 हो गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 और भारतीय संविधान पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950। 1946 में गठित संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1946 में गठित संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए गए थे। 1946 में जो गठित संविधान की जो सभा थी उसमें अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए गए। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित जो संविधान सभा के अधिकतर सदस्य थे प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किए गए थे। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि थी। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950।
24 जनवरी 1950। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कुल कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन हुए। इन अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी, जो 12वीं बैठक थी, वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा भंग कर उसे अंतिम संसद में परिवर्तित कर दिया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी 12वीं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन, भारतीय संविधान की जो सभा थी उसका जो गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत की जो संविधान सभा का जो गठन वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। यह मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत की थी। 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था तथा अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत की। मंत्रिमंडलीय मिशन की सिफारिश की थी। संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या का अनुपात में हो, जिसमें सामान्यतः एक प्रतिनिधि का निर्वाचन 10 लाख जनसंख्या पर हो। ये मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा तथा अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य हैं? कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम जो सरकार थी उसमें कुल कितने सदस्य थे? 14 सदस्य। कितने सदस्य? 14 सदस्य। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष था, पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा 13 अन्य सदस्य, जिसमें वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, जान मथाई, सी राजगोपालाचारी, सी एच बाबा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, असफ अली, जगजीवन राम, लियाकत अली खां, आई चौधरी, अब्दुल रहीम रिश्तार, जोगेंद्र नाथ मंडल, गजनफ अली खां सामने। प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 की गई। प्रथम अंतरिम सरकार की जो घोषणा है वो 24 अगस्त 1946 की गई। प्रथम अंतरिम सरकार की जो घोषणा 24 अगस्त 1946 की गई। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया। इसने प्रस्तावित किया सी ऑप्शन, कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित हुआ एकात्मक सरकार, शक्तिशाली केंद्र सहित संघात्मक सरकार जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को पृथक होने का अधिकार था। ये नहीं था। क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 भारत के लिए प्रस्तावित किया गया था कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत के लिए कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार के गठन का प्रस्ताव था। इसमें ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर संघ की स्थापना का प्रस्ताव था, जिसमें भारतीय रियासतों को सम्मिलित न होने की छूट थी। कुछ राष्ट्रीय हितों के विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में रखने का प्रस्ताव था। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? गैर कांग्रेसी सदस्य कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य के रूप में बम्बई से निर्वाचित हुए थे। कहाँ से निर्वाचित हुए थे? बम्बई से निर्वाचित हुए थे। बम्बई से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्माती सभा नहीं था? निम्न में से कौन से दल का जो प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्माती सभा में नहीं था? तो कौन सा? रिबलर पार्टी नहीं था। ठीक है। बाकी हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन सभी थे। रिबलर पार्टी नहीं थी। भारत की संविधान निर्माती सभा में रिबलर पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं था। हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बी आर अम्बेडकर बम्बई से। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कम्युनिस्ट पार्टी के सोमनाथ लाहिड़ी के सोमनाथ लाहिड़ी थे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। डी ऑप्शन राइट, सच्चिदानंद सिन्हा ने।
कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय पूछा तो डॉक्टर वो सरदार पटेल जी, और प्रारूप समिति का पूछा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नियत समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियत समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियत समिति संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समझौता समिति के जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समझौता समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के डॉक्टर अम्बेडकर। सलाहकार समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति के 2 उप समितियां थीं। मूल अधिकार उप समिति के JP कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के SC मुखर्जी। कौन सी? सलाहकार समिति में। सलाहकार समिति की 2 उप समितियां थी। इसमें मूल अधिकार उप समिति के JP कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी, संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर BN राव को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव को किया गया था। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में समितियों, उप समितियों तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए सर बेनेगल एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया था। संविधान सभा का पहला प्रारूप कब तैयार किया? अक्टूबर 1947 में। इसमें 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियाँ थीं। 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियाँ थीं। 29 अगस्त 1947 संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया। डॉक्टर अम्बेडकर समिति के सभापति नियुक्त किए। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, ठीक है, जिसमें अम्बेडकर ये सब लोग थे, ठीक है। संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ पर संविधान परिषद की समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समिति के द्वारा 22 जुलाई 1947 को पैगोली बकैया द्वारा डिजाइन किया गया भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 को पैगाली बकैया द्वारा जो भारतीय ध्वज है उसको स्वीकार किया गया, डिजाइन को। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्माती सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतरिम रूप देने के लिए संविधान निर्माती सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतरिम रूप देने के लिए संविधान निर्माती सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतरिम रूप देने के लिए संविधान सभा निर्माती सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा सलाहकार समिति का गठन सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में किया गया। इसकी एक उप समिति मौलिक अधिकार पर थी। इस मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष JP कृपलानी थे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब किया गया था? भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव था वो 22 जनवरी 1947 को। भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव था वो 22 जनवरी 1947 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। भारतीय संविधान के विषय में कौन सा? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। किसने कहा? कैसी बीयर ने कहा। कैसी बीयर ने भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है, कैसी बीयर ने कहा। ये बात किसने कही? कैसी बीयर।
कौन सा सही? के मुंशी समाज सभा प्रारूप समिति के एक सदस्य थे। गलत। कौन सा सही नहीं है? ये ठीक है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1997 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई, ये भी ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय जो मेहता समिति की जो रिपोर्ट है 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति दी गई थी। पंचायती राज की संस्तुति दी गई थी बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज संस्तुति दी गई थी। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। गलत। डी ऑप्शन गलत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 और 32 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 और 32 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों का संरक्षक घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 से 32 के अंतर्गत, 13 से 32 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों का संरक्षक घोषित है। किसने कहा था? किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ऑस्टिन ने कहा। किसने कहा? ऑस्टिन ने कहा। प्रसिद्ध ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ ग्रैनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा में कांग्रेस के प्रभाव को तथा संपूर्ण भारत में कांग्रेस की लोकप्रियता को स्वीकार करते हुए संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस भारत द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकी प्रमुख रचना है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसकी पुस्तक है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसकी रचना है? तो ऑस्टिन की। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसकी रचना है? ऑस्टिन की। ऑस्टिन की। इनमें भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था? भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था? कौन था? भारत का प्रथम जो कानून मंत्री थे बी आर अम्बेडकर जी थे। बी आर अम्बेडकर जी भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। अंतिम सरकार में योगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे। ठीक है। अंतरिम सरकार में, अंतरिम में पूछे तो योगेंद्र नाथ मंडल, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर अंबेडकर जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर अंबेडकर। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15। भारतीय संविधान सभा में देखिए कुल 15 महिला सदस्य थीं, जिनमें विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, ये सब लोग थी। कितनी महिला थी? 15 महिला थी। टोटल कितनी महिला थी? 15 महिला थी। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय जो वाचन है वो कब प्रारंभ हुआ था? 14 नवंबर 1949 को। 14 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था। 14 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 को से विचार किया 14 नवंबर 1949 को विचार किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटेलाइट बाय द असेंबली भी पास प्रस्ताव पेश किया। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली भी पास प्रस्ताव किया। संविधान के प्रारूप को पेश कर प्रस्ताव को 26 जनवरी 1949 को पारित कर दिया था। 26 नवंबर 1949 को पारित किया। अम्बेडकर जी ने कौन सा प्रस्ताव लिया? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली। ठीक है। संविधान पर विदेशी प्रभाव। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान। यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? यूनियन शब्द किस देश से लिया गया? कनाडा से। किससे लिया गया? कनाडा से। कनाडा से लिया गया। किससे लिया गया? कनाडा से लिया गया है यूनियन शब्द। किससे लिया गया? कनाडा से लिया गया है। किससे लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है। किससे लिया है? कनाडा से। कनाडा से लिया गया। यूनियन जो शब्द है वो कनाडा से लिया गया है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा।
भारतीय संविधान यूनियन शब्द कनाडा के संविधान से लिया है। ये संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया तथा 26 जनवरी 1950 को प्रवर्तित हुआ। 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया, 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया और 26 जनवरी 1950 को प्रवर्तित किया गया, मतलब पूर्ण किया गया। ठीक है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज आज जा चुके परंतु वे शरारत छोड़ गए। निम्नलिखित में से किसने उपयुक्त वाक्यों को संविधान सभा के बहस में कहा था? तो किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। ये बात किसने कही? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए। ये एक बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही थी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से। भारतीय संविधान, ठीक है, और भारत का संविधान का विश्व सबसे विस्तृत संविधान है भारत का। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया था नीति निर्देशक तत्व। ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन प्रणाली ली है। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटिश से ली गई है और इकहरी नागरिकता ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। इकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, ठीक है, तो ब्रिटिश के संविधान से ली गई। विधि का शासन ब्रिटिश के संविधान से लिया है। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटिश के संविधान से। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटिश के संविधान से। इकहरी नागरिकता और विधि शासन प्रणाली ये भी ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान के संविधान से मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायिक पूर्वावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, और उपराष्ट्रपति कहाँ से लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श। गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के जो आदर्श हैं वो फ्रांस से लिया गया। गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्श ये फ्रांस से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति में जो वियोग है, महाभियोग, वो अमेरिका से। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की प्रणाली। राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान संबंधी विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की प्रणाली आयरलैंड से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बड़ी सभा में संयुक्त बैठक, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कनाडा के संविधान से संगठनात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ, सबल केंद्रीय प्रणाली कहाँ से ली? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से। जर्मनी के बारहवें संविधान, आपातकाल में राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियाँ। आपातकाल में राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियाँ वो जर्मनी के 52वें संविधान से ली गई हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान से संविधान संशोधन की पद्धति ली गई है। संविधान संशोधन की पद्धति दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन कितना आर्टिकल है? 368। ठीक है, तो संविधान संशोधन जो प्रक्रिया वो दक्षिण अफ्रीका से ली है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। जापान का संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो जापान के संविधान से। ठीक है, मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ का संविधान से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? मौलिक जो अधिकार हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, ये सब कहाँ से ली गई हैं? आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं वो शायद ऑस्ट्रेलिया से। ये इसका हो जाएगा। अब देखते हैं, सी आंसर राइट हो जाएगा। देखते हैं, नहीं, सही सम्मिलित नहीं है। प्रश्न में कह रहा है सही सम्मिलित नहीं। ये ठीक है, ये भी ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों में कंफ्यूज, सी और डी। देखते हैं, सी आंसर राइट हो जाएगा। कौन सा सम्मिलित नहीं है?
नहीं है। तो केंद्रिक अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, ये वाली गलत है। आपातकालीन की शक्ति जर्मनी से ली है। आपातकाल की जो शक्ति हैं वो जर्मनी से ली गई, लेकिन केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ये बात गलत है। यही बात यहाँ पर प्रश्न के तौर पर सही है। तो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, यहाँ पर देखें केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, केंद्र में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, ये अवशिष्ट शक्तियाँ ये कनाडा से ली गई हैं।